भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, तो पहले इसका भूमिका जान लेते हैं। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई, वह पूर्ण रूप से व्यापारिक कंपनी थी, किंतु कालांतर में भारत की कमजोर राजनीतिक स्थिति और व्यापक अराजकता का लाभ उठाते हुए कंपनी ने सशस्त्र व्यापार नीति का अनुसरण किया। 1764 में बक्सर का युद्ध एक अंग्रेज अपने अधिकांश यूरोपीय तथा बंगाल जैसे प्रमुख देशी प्रतिद्वंदियों का उन्मूलन कर चुके थे। अतः भारत अब ब्रिटिश विस्तार के लिए एक मुक्त क्षेत्र था। अंग्रेजों ने अपनी भारत विजय के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखे, जिनका ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में भी अनुसरण किया गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि भारत में एक ठोस राष्ट्रवादी विचारधारा अभाव में भारतीय शासकों को आपसी झगड़ों को फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसी नीति का अनुसरण करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्षेत्रीय विस्तार किया। ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में निहित कारण। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना चरणबद्ध रूप से हुई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए मुख्यतः 5 व्यक्ति लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, ब्लेजली और डलहौजी प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। इन्होंने तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों का लाभ उठाकर केंद्रीय सत्ता का अभाव, राजनीतिक और अस्थिरता और अदूरदर्शिता ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज गवर्नरों द्वारा भारत में क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में कहा जाता है कि क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज की नींव डाली, वहीं वारेन हेस्टिंग ने उस नींव को मजबूत किया और कॉर्नवालिस ने इस इमारत खड़ी करने में आरंभ किया और ब्लेजली ने इमारत को पूरा किया और बाद में गवर्नर जनरलों ने उसे अंतिम शक्ल प्रदान की। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के साथ विजय अथवा कूटनीति उद्देश्य से छोटे बड़े युद्ध किए, जैसे 1857 तक अपनी कूटनीति, षड्यंत्रों, राजनीति और युद्धों से संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से भारत विभिन्न वर्गों, जातियां और संप्रदायों में विभक्त था, जिसके कारण उनकी वफादारी केवल अपनी जाति एवं क्षेत्र तक सीमित रही। फलतः ब्रिटिश के विरुद्ध वे एकजुट होकर बड़ा प्रतिरोध नहीं कर सके। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने राजनीति युद्धों के साथ साथ भारत पर प्रभुत्व बनाए रखने हेतु 3 प्रमुख नीतियां अपनाई, जो कि निम्न हैं। पहला, लॉर्ड क्लाइव का द्वैध शासन का नीति और ब्लेजली की सहायक संधि का नीति और लॉर्ड डलहौजी को व्यापक गत का सिद्धांत का नीति। लॉर्ड क्लाइव का द्वैध शासन। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 का परिणाम बंगाल विजय के रूप में सामने आया। बंगाल मीर जाफर की महत्वाकांक्षा के कारण अराजकता की ओर अग्रसर हुआ। वहीं लॉर्ड क्लाइव ने आंतरिक संघर्ष का लाभ उठाकर कूटनीति षड्यंत्रों से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध में परास्त किया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में पश्चात इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 की हुई, जिससे अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। कालांतर में बंगाल के नवाब निजामुद्दौला ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और निजामत यानी सूबेदारी भी प्राप्त हो गई। धातत्व हो, दीवान और सूबेदार मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन के स्तर पर 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। दीवानी से अभिप्राय भूमि कर वसूल करना, भूमि कर संबंधी दीवानी मुकदमों का निर्णय करना होता था, जबकि सूबेदारी यानी निजामत का अभिप्राय आंतरिक सुरक्षा, शांति और सुव्यवस्था, न्याय व्यवस्था और फौजदारी मुकदमों का निर्णय करना आदि होता था। कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन अपने भारतीय अधिकारियों के माध्यम से करती थी। दीवानी कार्य के लिए कंपनी ने बंगाल के राजा खां, बिहार में सीताबराय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ को दीवान नियुक्त किया गया। उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त बाकी व्यवस्थाएं पूर्ववत हो बनी रही। नवाब के अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन में दीवानी कार्य को छोड़कर शेष समस्त कार्य पूर्ववत से संपन्न करते रहे।
इस प्रकार बंगाल में एक ही समय में दो प्रकार का शासन व्यवस्था चलाए जाने लगी। एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार और उत्तराधिकार दोनों को अलग कर दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी बंगाल की वास्तविक शासक थी। हालांकि बंगाल का शासक नवाब ही था और प्रशासन का उत्तरदायित्व भी उसी के हाथों में था, किंतु नवाब के समस्त अधिकार छीन लिए गए। अब वह स्वतंत्र शासक नहीं था, अपितु वह कंपनी के अनुकंपा और वार्षिक अनुदान पर निर्भर हो गया। बंगाल में लॉर्ड क्लाइव द्वारा लागू इस व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। द्वैध शासन स्थापित करने का कारण क्या था? तो बक्सर का युद्ध 1764 की विजय के पश्चात कंपनी यदि सीधे ही सत्ता हाथ में ले लेती तो कंपनी का वास्तविक साम्राज्यवादी चेहरा जनता के समझ आ जाता, जिससे स्थानीय विद्रोह भड़कने तथा अन्य विदेशी प्रतिद्वंदियों को एकजुट होने का अंदेशा था। कंपनी को मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार तो मिल गया, किंतु अन्य विदेशी कंपनियां उनके इन अधिकारों को चुनौती देते हुए कर यानी टैक्स देने से मना कर सकती थी। कंपनी के पास उस समय इतना पर्याप्त संख्या बल नहीं था कि वह कंपनी के कार्यों के साथ साथ बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था संभाल सके। साथ ही कंपनी के पास जो कर्मचारी और अधिकारीगण थे वे भी स्थानीय रीति रिवाज और परंपराओं से अनभिज्ञ थे। फोर्ट ऑफ डायरेक्ट उस समय प्रादेशिक नियंत्रण करने की अपेक्षा अधिकाधिक आर्थिक लाभ की आकांक्षा रखते थे। सीधे प्रशासनिक उत्तरदायित्व लेने पर आर्थिक लाभ में कमी की संभावना थी। इसके अतिरिक्त राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने पर उन्हें इंग्लैंड की संसद के हस्तक्षेप का भी भय था। द्वैध शासन से ब्रिटिश कंपनी को लाभ। ब्रिटिश कंपनी को प्रशासकीय सुविधा। बंगाल में जिस समय द्वैध शासन स्थापित किया गया उस समय की परिस्थितियों के अनुसार वह उचित था। ब्रिटिश कंपनी को इससे प्रशासकीय सुविधा मिली। द्वैध शासन से कंपनी का प्रशासकीय कार्यभार अत्यंत कम रहा और बंगाल पर उसका पूर्ण नियंत्रण बन गया। बाहरी संघर्ष से बचाव। ब्रिटिश कंपनी यदि बंगाल के नवाब को पृथक कर स्वयं शासन चलाती तो वह उस समय अन्य यूरोपीय कंपनियों तथा भारतीय शासकों को विरोध का कारण बन सकता था। परिणामतः भारतीय शासकों और यूरोपीय कंपनियों को सम्मिलित विद्रोह का सामना कर पाना कंपनी के लिए लगभग असंभव जैसा होता। आर्थिक लाभ। ब्रिटिश कंपनी यदि स्वयं प्रशासन चलाती तो उसे नवीन अधिकारी और कर्मचारी ऊंचे वेतन पर रखने पड़ते। इससे आर्थिक भार में वृद्धि होती। नवाब के कम वेतन के कर्मचारियों द्वारा प्रशासन चलाए जाने पर प्रशासन और अन्य व्यय के लिए नवाब को प्रति वर्ष निर्धारित धनराशि देने से ब्रिटिश कंपनी को उल्लेखनीय आर्थिक बचत हुई। द्वैध शासन से बंगाल पर प्रभाव। उत्तरदायित्व का अभाव। द्वैध शासन का सबसे गंभीर दोष यह था कि बंगाल में उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व का दूषित वातावरण बन गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का समस्त भूमि कर नवाब के भारतीय अधिकारियों द्वारा वसूल कर कंपनी के कोष में जमा किए जाने लगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सेना कंपनी की होती थी, जबकि कंपनी पर प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। शासन प्रबंधन नवाब के अधिकारी ही करते थे, किंतु इन व्यवस्थाओं के लिए उनके पास राजकोष या धन नहीं था। इस प्रकार द्वैध शासन में सत्ता, अधिकार और धन कंपनी के पास थे और समस्त उत्तरदायित्व नवाब पर आरोपित कर लिए गए। शोषण, कुप्रशासन और अराजकता। जैसे बंगाल का राजकोष और सेना कंपनी के अधिकार भी थी, जिनका उन्होंने पूरा राजनीतिक फायदा उठाया, किंतु प्रशासन की ओर कंपनी ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इससे शांति और न्याय व्यवस्था बिगड़ गई। कंपनी के पास धन, सत्ता, अधिकार थे, किंतु जनता के प्रति उन्हें सहानुभूति नहीं थी। परिणामतः राजकीय अराजकता का वातावरण बन गया। कृषि का पतन। द्वैध शासन के दौरान कृषि व्यवस्था को क्षति पहुंचने, क्योंकि इस दौरान राजस्व वसूली का कार्य अधिकाधिक बोली
लगाने वाले व्यक्ति को ठेके पर दिए जाने लगा। इस व्यवस्था का दुष्परिणाम यह हुआ कि कर भार वृद्धि हुई और वसूली भी कठोर पूर्वक की जाने लगी। परिणाम स्वरूप कृषकों का शोषण प्रारंभ हो गया। इस तरह ही कृषि अवनति का गंभीर प्रभाव वर्ष 1770 के अकाल के दौरान देखा गया, जब बंगाल में जाल माल की व्यापक हानि हुई। भोग धंधों का पतन, द्वैध शासन का गंभीर प्रभाव व्यापार और वाणिज्य की अवनति के रूप में भी प्रकट हुआ। 1717 में कंपनी को जारी कर मुक्त व्यापार व्यवस्था से कंपनी का बंगाल के व्यापार एकाधिकार हो गया, जो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना के बाद बढ़ गया। इस अधिकार का दुरुपयोग कंपनी के अधिकारियों ने बंगाल के व्यापारियों और उत्पादकों से कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदने में किया, जिससे स्थानीय व्यापारियों की स्थिति बढ़तर हो गई। खरीदने में किया, कंपनी ने इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बंगाल के कपड़ा उद्योग को हतोत्साहित किया। वस्तुतः बंगाल में कच्चे रेशम के उत्पाद को तो समर्थन दिया गया, लेकिन बुनकरों को कम दाम पर कंपनी के साथ कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। इसके अलावा व्यापार पर एकाधिकार बढ़ने से भारतीय उत्पादकों पर शिल्पकारों के लिए कार्य करना अब लाभप्रद नहीं रहा, अतः वे उत्पादन प्रक्रिया से दूर होकर कृषि मजदूर मात्र बनकर रह गए, जिससे कृषि पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। द्वैध शासन की आलोचना करते हुए प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने इसे खुली और निर्जलतापूर्ण लूटपाट का युग बताया है। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। लॉर्ड वेलेस्ली साम्राज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था और भारतीय शासकों के दरबारों में सक्रिय एवं सेनाओं में फ्रांसीसी अधिकारियों को बढ़ते प्रभाव को नष्ट करना चाहता था। उपरोक्त वर्णित लक्ष्यों को पूर्ति के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया। उसने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि करके कंपनी के राज का विस्तार कर फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त किया। स्मरणीय है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करते हुए भारतीय नरेशों को सहायता देने और बदले में उनसे धन लेने की शुरुआत की थी, परंतु सहायक संधि को व्यवहारिक रूप से वेलेस्ली ने ही दिया था। सहायक संधि का अर्थ और विकास। सहायक संधि का समान अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु आपसी समझौता, लेकिन तकनीकी अर्थों में भारत में प्रभाव के आधार पर इसका अर्थ बदल जाता है। अब वह विवशतापूर्वक किसी श्रेष्ठ शक्ति की सहायता लेना हो जाता है। सहायक संधि के द्वारा अब रियासतों को वास्तविक संप्रभुता का हनन किया जाने लगा। वैसे तो प्रथम सहायक संधि 1765 में अंग्रेजों ने अवध के नवाब से ही कर ली थी, जब उनकी सुरक्षा के बदले धन वसूला गया, किंतु उनकी वास्तविक शुरुआत 1798 से होती है। सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेस्ली द्वारा किया गया। ब्रिटिश रूप से प्रतिवर्ती सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य पहले हैदराबाद 1798 से 1800 तक, मैसूर 1799 में, फिर तंजौर, फिर अक्टूबर 1799 में, अवध नवंबर 1801 में, पेशवा दिसंबर 1802 में, बरार के भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया फरवरी 1804 में, जोधपुर और जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर भी शामिल थे। सहायक संधि की विशेषता। वह देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देंगे। देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री
नहीं कर सकेगी। देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अपनी सेना रखेगी, जिसका खर्च उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा और नगद धनराशि या राज्य का कुछ इलाका सेना के खर्च के लिए कंपनी को सौंपना पड़ेगा। देशी रियासतें शासन प्रबंधन के लिए अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगी। भारतीय नरेशों के अतिरिक्त शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कंपनी राज्यों का आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करेगी। सहायक संधि से कंपनी को लाभ। कंपनी के लिए सहायक संधि एक वरदान सिद्ध हुआ। सहायक संधि से कंपनी को निम्नलिखित लाभ हुए। जैसे देशी रियासतों ने फ्रांसीसियों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया, क्योंकि फ्रांसीसियों को वहां नियुक्त का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता था। कंपनी का प्रभुत्व भारत में स्थापित हो गया। कंपनी की प्रतिष्ठा एवं शक्ति में वृद्धि हुई। सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत कंपनी को भारतीय राज्यों के खर्चे एवं विशाल सेना का प्राप्ति हुआ। इस प्रणाली से कंपनी के विरुद्ध फ्रांसीसियों द्वारा रची जाने वाली साजिशों का पूर्णतः विफल करने में सफलता मिली। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्य कई संघर्ष नहीं बना सकते थे। कंपनी का सामरिक महत्व के स्थानों पर भी नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी भारतीय राजाओं के आपसी विवादों के मध्यस्थता बन गई। सहायक संधि के फलस्वरूप कंपनी की साम्राज्यवादी सीमाएं काफी बढ़ गई। इस संधि के द्वारा देशी राज कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर संतुष्ट हो गया, जिससे कंपनी के विरुद्ध बढ़ती शत्रुता की भावना को नियंत्रित करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। सहायक संधि देशी रियासतों पर प्रभाव। सहायक संधि प्रणाली जहां एक और अंग्रेजी साम्राज्य के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ, वहीं देशी राज्यों को इस प्रणाली ने अत्यधिक हानि पहुंचाई। सर टॉमस मुनरो के शब्दों में देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्र राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश की प्रतिष्ठा बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। निस्त्रीयकरण एवं विदेशी नीति पर कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार कर देशी रियासत के शासक नाम मात्र के शासक बनकर रह गए। वह उनकी सार्वभौमिक शक्ति समाप्त हो गई। सहायक संधि स्वीकारने वाले राज्य शीघ्र ही दिवालिया हो गए। अंग्रेजों की धन की मांग निरंतर बढ़ती चली गई, जिसे देने में राज्य सक्षम नहीं थे। फलतः रियासतों पर अत्यधिक खर्च का बोझ बढ़ता चला गया। सेना पर अत्यधिक व्यय होने के कारण देशी रियासतों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वे सेना का खर्च उठाने में असमर्थ सिद्ध होने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि देशी रियासतों को अपने बहुत बड़े प्रदेश से हाथ धोना पड़ा। संरक्षित राज्यों के सैनिक बेरोजगार हो गए, क्योंकि उन्हें सेना रखने के अधिकार नहीं रहा। संबंधित राज्य ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर हो गए, अतः प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व भी भावना समाप्त हो गई। फलतः प्रजा के विरोध के भय से अभी राजा उत्तरदायित्व महसूस करते थे। अब ब्रिटिश की सुरक्षा छतरी प्राप्त होने से विद्रोह का भय भी समाप्त हो गया। ऐसे में देशी शासक विलासी और आक्रमणीय हो गए। देशी राज्यों की अर्थव्यवस्था कमजोर होने से हस्तशिल्प उद्योग की पतन तेजी से आई, क्योंकि यही भारतीय शासक हस्तशिल्प वस्तुओं को संरक्षक एवं खरीदार थे, किंतु अब ब्रिटिश प्रभाव में आने के कारण संरक्षण देने का सक्षम हो गए। इस संधि के माध्यम से भारतीय नरेशों की बुद्धिमत्ता, साहस, सैन्य संगठन आदि कमजोर हुए, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय राज निरंतर पतन की ओर अग्रसर होते गए। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। मूल्यांकन। सहायक संधि वास्तव में किसी भी राज्य की प्रभुसत्ता को अधिगृहित करने वाला दस्तावेज था, जिसके तहत राज्यों को स्वयं अपनी रक्षा करने की कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का, विदेशी के नियुक्त करने का और यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों के साथ हुई विवादों का समर्थन करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। निश्चय ही यह प्रणाली भारतीय राज्यों के लिए मीठा विष थी। लॉर्ड डलहौजी की
व्यापकगत की सिद्धांत का नीति। 1848 से 1856 का काल ब्रिटिश काल भारत में इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहा। यह बहुत ही सक्रिय प्रशासक था। उसने युद्धों और कूटनीतियों से भारतीय राज्यों पर अधिकार करके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। डलहौजी द्वारा जो नीति भारतीय राज्यों के प्रति अपनाई गई वह उसके पूर्ववर्ती गवर्नरों की नीतियों से भिन्न थी। डलहौजी ने इस सिद्धांत पर कार्य किया कि जिस प्रकार भी संभव हो सके ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाए। व्यापक सिद्धांत हड़प नीति का अभिप्राय क्या है? तो डलहौजी ने अपने साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के लिए विलय का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स का सहारा लिया। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकार के मर जाए तो उसका राज उसके दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा। धातत्व हो भारत में गोद लेने की प्रथा प्राचीन काल से विद्यमान रही है और धर्म परंपरा दोनों में यह अधिकार सदैव रहा। लेकिन डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए व्यापकगत सिद्धांत का नया हथियार बनाया, जिसके तहत उसने उत्तराधिकारी गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगाई तथा सत्ताहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया। डलहौजी ने भारत राज्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। प्रथम श्रेणी में रियासतें थी जो कभी भी ब्रिटिश शासक के अधीन रही, ना ही वह कर देती थी। ऐसी रियासतों पर गोद लेने की कोई हस्तक्षेप नहीं था। द्वितीय श्रेणी में वे रियासत थी जो मुगल साम्राज्य अथवा पेशवा के अधीन थी और उन्हें कर देती थी, परंतु अब वे अंग्रेजों की अधीनस्थ थी। इस श्रेणी के राज्यों के शासकों के लिए यह व्यवस्था की गई थी कि वे उत्तराधिकारी गोद लेने से पहले सरकार की सहमति प्राप्त करें। तृतीय श्रेणी में वे राज्य थे जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान था तथा ऐसे राज्य के शासकों के उत्तराधिकारी गोद लेने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई। हड़प नीति का क्रियान्वयन। लॉर्ड डलहौजी ने अपने हड़प नीति के आधार पर गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर निम्नलिखित राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया। जैसे सतारा 1848 में डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार सतारा था। सतारा के राजा अप्पा साहिब ने अपनी मृत्यु से पूर्व एक बालक को गोद लिया था, परंतु डलहौजी ने उसे उत्तराधिकार को यह कहकर अमान्य करार कर दिया कि सतारा राज लॉर्ड हेस्टिंग ने पुनः स्थापित कर दिया था। जैतपुर और संभलपुर। यह 1849 में उड़ीसा में संभलपुर राज्य का शासक नारायण सिंह निसंतान मर गया। मृत्यु के पूर्व कोई पुत्र गोद नहीं ले सका, इसलिए विधवा रानी ने शासन प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। लेकिन डलहौजी ने इसे अमान्य घोषित करते हुए संभलपुर को तथा उसी दौरान बुंदेलखंड में स्थित जैतपुर को हड़प की नीति के तहत 1849 में ब्रिटिश राज में मिला लिया। डलहौजी ने आगे इसी नीति के तहत बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में विलय कर लिया। हड़प नीति की समीक्षा। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति से ब्रिटिश साम्राज्य सुदृढ़ एवं संगठित हुआ। भारत में ब्रिटिश कंपनी के राज की सीमाओं का अत्यधिक विस्तार हुआ, किंतु डलहौजी ने इस साम्राज्य विस्तार का नैतिक और न्यायिक निष्पक्ष रूप से समर्थन नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों ने सर्वोच्चता का अधिकार केवल शक्ति के आधार पर प्राप्त किया था, उसके पीछे कई नैतिक या कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। डलहौजी की हड़प नीति अनैतिकता और अत्याचार और स्वार्थ से परिपूर्ण थी। डलहौजी ने अपने इस नीति से देश की प्रजा का असंतोष का भावना भर दी, जिससे ब्रिटिश विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिला। परिणामतः डलहौजी के वापस जाते ही 1857 का विद्रोह फूट पड़ा। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई। देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति।
ब्रिटिश राज के रियासतों के प्रति कोई अस्थायी नीति नहीं थी। हालांकि उन्होंने देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक सर्वोच्चता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। विलियम ली वार्नर ने अपनी पुस्तक द नेटिव स्टेटस ऑफ इंडिया में रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति को 3 चरणों में वर्गीकृत किया है। घेरे की नीति यह 1765 से 1813 तक चला। कंपनी का राजनीतिक दृष्टि से यह शैशव काल था। अंत एवं कंपनी के सीमित उत्तरदायित्व एवं राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का अनुपालन किया। कंपनी का उद्देश्य अपने जीते हुए प्रदेशों के पास बफर स्टेट की स्थापना करना था। उदाहरण स्वरूप बंगाल में सुरक्षित रखने के लिए अवध के साथ संधि कर उसे बफर स्टेट बनाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां मराठा आक्रमण का खतरा बना रहता था। वारेन हेस्टिंग के समय अवध के मामले में हस्तक्षेप रुहेला युद्ध, मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आदि अंग्रेजों की हस्तक्षेप नीति का विचलन को दर्शाता है। इसी प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़कर हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इस काल में कंपनी ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उसका उल्लंघन भी किया। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1858 तक रहा। इस काल में ब्रिटिश औद्योगिक नीति के तहत मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया, जिसके लिए राज्यों को अधीन बनाए जाने और उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की आवश्यकता थी। अतः हेस्टिंग के आगमन के साथ ही क्षेत्र विस्तार और युद्ध की नीति का शुरुआत हो गई। इस काल में मूलतः सहायक संधि जैसी नीतियां अपनाई गई, जिसमें राज्यों को ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर अन्य राज्यों से उनके संबंध और विच्छेद कर देने का तत्व प्रमुख था, ताकि वे कंपनी के विरुद्ध संगठित न हो सके। इस काल में मराठों के साथ अलग अलग संधियां की गई तथा राजपूत राज्यों पर नियंत्रण स्थापित हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल का कुप्रशासन के आरोप में भी राज्यों का मिलाया गया। डलहौजी के काल में साम्राज्य का विस्तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों पर हुआ, जिसमें व्यापकगत सिद्धांत प्रमुख रहा। अधीनस्थ संघ की नीति यह 1858 से 1935 तक चला। सन 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों को यह बात का एहसास हो गया कि विद्रोह विलय एवं रियासतों के प्रति अलगाव की नीति का परिणाम था। अतः अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति का अनुसरण आवश्यक समझा जिसमें स्थानीय शासकों को वफादारी एवं सहयोग प्राप्त किया जा सके। अतः एक ऐसी नीति बनाई जाए जिससे भारतीय रियासतों का अलग ना रखा जाए, बल्कि उन्हें भारतीय प्रशासन में श्रेष्ठ स्थान दिया जाए। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से विलय की नीति का त्याग किया गया और कहा गया कि ब्रिटिश सरकार अब भारतीय रियासतों का विलय नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त देशी नरेशों को गोद लेने का अधिकार लौटा दिया गया। अब अंग्रेजों की नीति यह थी कि कुप्रशासन के लिए शासकों को दंडित किया जाए, आवश्यकता पड़ने पर हटा भी दिया जाए, लेकिन राज्यों का विलान या विलय नहीं किया जाए। सन 1876 में देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता का संवैधानिक रूप दे दिया गया। लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया। ब्रिटिश सर्वोच्चता ने मुगल सर्वोच्चता का स्थान ग्रहण कर लिया तथा इस तरह से भारतीय रियासतों अंग्रेजों के अधीन हो गया। इस काल में अधीनस्थ के साथ राजनैतिक एकीकरण की प्रवृत्ति उभर कर सामने आई। आधुनिक साधन जैसे रेलवे, डाक, तार उभर कर सामने आई। आधुनिक साधन जैसे रेलवे, डाक, तार, सड़कें, प्रेस, शिक्षा व्यवस्था ने राजनैतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार इस काल में ब्रिटिश सर्वोच्चता पूरी तरह से स्थापित हो गई एवं भारतीय रियासतों
ब्रिटिश शासकों के अधीन हो गए। समान संघ की नीति 1935 से 1947 तक चला। इस समय तक भारतीय राष्ट्रवाद परिपक्व हो चुका था तथा राष्ट्रीय भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अस्त्र के रूप में संवैधानिक सुधारों का लक्ष्य बनाया गया। इसी संदर्भ में 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिसमें भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने की बात की गई। यद्यपि संघ अस्तित्व में नहीं आया। कालांतर में क्रिप्स मिशन, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन आदि के माध्यम से संवैधानिक सुधारों की बात की गई। माउंटबेटन योजना में ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की बात की गई। अंततः 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और भारत ब्रिटिश सत्ता से समाप्ति हुई। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो यह करता है प्रांतों को प्रत्यायोजित विषय का दो प्रभागों में विभाजन। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? दूसरों के खर्चों पर एक बड़ी सेना बनाए रखना यह लागू होता है। भारत में नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना ये भी लागू होता है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना ये लागू नहीं होता है। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना ये लागू होता है। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो यह था हैदराबाद के निजाम। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट का पता कीजिए। तो यह पहले हैदराबाद था, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया था। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो यह नहीं किया गया था इंदौर के होलकर राज ने। रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह है वारेन हेस्टिंग्स से।